नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ रिएक्शन चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडोनेशिया के अंदर G20 की मीटिंग्स चल रही हैं। उसके अंदर इंडोनेशिया की जो अध्यक्षता है इस साल ख़त्म होगी और नेक्स्ट ईयर की जो अध्यक्षता है वो इंडिया को दी गई है। मोदी जी का बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया है। मोदी जी ने वहाँ पर सबको संबोधन भी किया कि हम आने वाले जो हमारा जो टर्नओवर होगा उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, इंडिया के अंदर हम कहाँ कहाँ मीटिंग्स करेंगे G20 की। लेकिन दोस्तों, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके अंदर इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तो बल्ले बल्ले है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह आगे रहता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तो हर जगह बात सुनी जाती है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े देश के नेता उनको आके सलूट मारते हैं। लेकिन हमारे नेता है जो कहीं जाते ही नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है, उनको दुत्कार दिया जाता है। हमारा देश बहुत नीचे जा रहा है, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। ऐसी ऐसी पाकिस्तान के अंदर बातें हो रही हैं। आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान के लोग उनके ही नेता के लिए क्या बोल रहे हैं। और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। To congratulate India that will continue the leadership as the next G20 presidency. Friends, Excellencies, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। I hereby declare the G20 summit in Bali of Indonesia hereby closed. Thank you
and the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ डिप्लोमैटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले, नहीं मिले, चीन आपके साथ किस तरह चीजें कर रहा है, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में गुजर रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे? चीमा साहब, इसके जवाब में मेरा बल्कि सवाल होगा, क्या आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया? जब पाकिस्तान ही नहीं बना तो चीजें किधर से बनेंगी? आपको आज तक यही नहीं पता कि आप मजहबी कंट्री हैं कि आप सेकुलर कंट्री हैं। लेकिन इसमें चाइना से सबसे बड़ी बात आके वापस बताते तब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात बताई होती। मैंने आपके सेगमेंट में ही कहा था कि चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द IMF उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ आ रही है, जीडीपी ग्रोथ वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात यह थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ CPEC में किया है वो आपसे नाराज थे, जिस तरीके से आपने चाइनीज को मारा वो नाराज थे। आपकी करप्शन, आप उनका $26 बिलियन जो आपने ओवर बिलिंग कर करके करप्शन में आप खा गए वो नाराज हैं आपसे। और उसके बाद आप दरमियान में जाके मिन्नतें तरले अमेरिकन की शुरू कर देते हैं, उससे भी नाराज हैं आपसे वो। और इन सारी वजूहात मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, नीलम दरिया के ऊपर वो बना रहे थे डैम, दरमियान में छोड़ के वापस चले गए। आपने बहुत मिन्नतें की हैं यार, ग्वादर नहीं पसंद कराची ले लो, लेकिन अब उनकी इकॉनमी अपनी ठीक नहीं है। श्रीलंका का धचका उनको लग चुका है, वो दोबारा आपको कुछ देने नहीं चाहते थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो आप आ गए और आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, क्या करें, मजबूरी है। साथ ही उन्होंने आपको कहा चले जी आपके हम रीस्केड्यूल कर देते हैं लोन, बस यही किया उन्होंने। इससे ज्यादा ना उन्होंने आपको लिफ्ट कराई होती तो आप बता देते। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जहां पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना हिस्सा लिया, वो गए हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया गया है, बहुत ज्यादा मतलब गले मिल के प्रॉपर उन्हें वेलकम किया गया प्रेसिडेंट्स की तरफ से। क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही वार्म वेलकम किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता रहा है, पास में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ अर्से में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद, तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशन हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है, तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है। बात कीजिए टैलेंट, अगर आप इन द सेंस कहते हैं कि इंडियंस जो है वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे और दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बैठे हैं, तो उसमें ये सेंस है कि वो तो एक एज अ नेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखी जाए तो हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ना वो डिपेंड करती है। जैसे कि 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 का वाक़या हुआ, उसमें क्या हर तरफ से पिन पॉइंट किया गया, कितने लाखों लोग थे जो कि अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हुए, कुछ को वापस भेज दिया गया। आज तक बैन, मतलब ये उस तरीके से हमें नहीं जा, अभी तक अमेरिका इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है कि 9/11 पाकिस्तान की तरफ से किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप एज अ नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए, आपका एक म्यार होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, आपका पास ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसने अपनी नेशन से मेजोरिटी वोट के साथ ये आया है, तो ये मेरी बात को मद्देनजर रखेगा, अपनी कमिटमेंट जो भी कमिटमेंट करेगा उस पर पूरा उतरेगा। यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। अब इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप IT में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। देखिए मैडम, शायद आई थिंक मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगा कि इंडिया ने किसी का, सबसे पहली बात यह है कि कर्ज नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो फॉरनर जो होती है पॉलिसी होती है वो बहुत अच्छी है। उसमें यह होता है कि वो लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ तल्लुकात बनाते हैं, कंट्रीज़ के साथ तल्लुकात बनाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में या हमारी गवर्नमेंट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हम तो या तो किसी के पास चंदा लेने के लिए जाते हैं, या तो किसी के आगे सवाल करने के लिए जाते हैं, फिर हमारी इज्जत कहाँ से रहेगी? कोई हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इंडिया की इस वजह से जो खारजा पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है। देखिए जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्री हैं इनके दरमियान जो वो इशू रिजॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, फिर UNO में जाके बात करेंगे, फिर दूसरे कंट्री से बात करेंगे, ये लॉबी हम बनाएंगे। अब हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो लॉबी क्या बनाएंगे? लॉबी तब बना सकेंगे जब हमारी ओवरऑल रिस्पेक्ट होगी, हम ट्रेड करने के काबिल यूँ होंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। तो आजकल के दौर में हम ये कि हम डंडा उठा के जिहाद करते हैं, कश्मीर को लेते हैं,
या जंगें करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, यूं कभी भी हल नहीं होगा। इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला तब हल होगा जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हम तो एक यूनाइट नेशन ही नहीं है। हम कालाबाग डैम बना रहे थे, मुशर्रफ साहब बना रहे थे, जो वो डिक्टेटर थे बेशक थे, उनकी जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कालाबाग डैम बना रहे थे, वो सिंध की आवाम उठ के आगे हमारा पानी बंद हो रहा है। 2010 में सिलाब आया, अब पूरा दरिया सिंध बना हुआ है। अब उनको पता नहीं चलेगा कि कालाबाग डैम होता, शायद हम बच जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है उसने कौम को यूनाइट किया। जब भी कोई कंट्री बनता है तो कौमें यूनाइट होती हैं, देन कंट्री ग्रो करता है। तो हम यूनाइट ही नहीं है, उसने अपनी नेशन को यूनाइट किया हुआ है। बाकी कश्मीर की बात रही, हमारे पॉलिटिशियन मजहब और कश्मीर पे हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की है। जनरल ज़िया को उठाएं, इमरान खान को उठाएं, शेख रशीद है, कोई भी है, नून लीग है, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर और मजहब पे पॉलिटिक्स करते हैं।